प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान एमडीएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय चल रहा था वो पेपर सेकंड प्रश्न पत्र द्वितीय का पहला थिंकर या पहला विचारक मनु में हमने कल किया था मनु के सप्तांग सिद्धांत। आज हम करेंगे मनु के द्वारा दिए गए राज्य का कार्यक्षेत्र। मनु ने राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में क्या बताया? मनु ने राज्य के कार्यक्षेत्र को 7 भागों में विभाजित किया है। उसने राज्य का कार्य 7 भागों में बांटा है, मतलब उसने 7 प्रकार के कार्य बताए राज्य के, जो राज्य द्वारा संपन्न किए जाने चाहिए। राज्य इन 7 कार्यों को हर प्रकार से संपन्न करेगा, परंतु उसने 2 कार्य बहुत महत्वपूर्ण माने हैं। सारे कार्य महत्वपूर्ण हैं वैसे तो, लेकिन 2 कार्य महत्वपूर्ण माने। पहला है प्रजा रक्षण और दूसरा है प्रजा रंजन। प्रजा रक्षण, प्रजा रंजन। मनु के अनुसार प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन दोनों ही सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही क्या है? सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण है। मनु ऐसा मानता था कि ये जो 2 उसने कार्य बताए हैं, वो ऐसा मानता था कि राज्य की उत्पत्ति ही प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन के कारण हुई। मैंने आपको बताया था राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। राज्य की उत्पत्ति हुई थी, मनु ने माना था कि राज्य की उत्पत्ति क्योंकि बलवानों के डर से प्रजा में असुरक्षा व्याप्त हो गई थी, जिसके कारण ईश्वर ने राजा अथवा राज्य की सृष्टि की। तो प्रजा की रक्षा के लिए ही राज्य की उत्पत्ति हुई थी। तो महत्वपूर्ण कार्य है प्रजा का रक्षण और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है प्रजा का रंजन, मतलब प्रजा के दुखों को दूर करना। प्रजा रंजन, प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन, ये 2 कार्य बताए थे। मनु ने राज्य द्वारा संपन्न होने वाली विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को इसमें सम्मिलित किया है। जो राज्य के कार्य क्षेत्र, उसमें विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी गतिविधियों को सम्मिलित किया। मनु ने इसके 7 प्रकार के कार्य बताए। पहला है प्रजा रक्षण, दूसरा है लोक कल्याण या प्रजारंजन, प्रजारंजन या लोक कल्याण, तीसरा है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, तीसरा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, चौथा सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह, सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन, सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन। नेक्स्ट है न्याय की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था, न्याय की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? न्याय की व्यवस्था। उसके बाद छठा है प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह, प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह, और लास्ट है परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह, परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह। ये 7 प्रकार के कार्य बताए हैं। तो आज हम लेंगे पहला प्रजा रक्षण। मनुस्मृति में प्रजा के रक्षण को, मनुस्मृति में प्रजा के रक्षण को राज्य का प्रमुख कर्तव्य माना गया है। राज्य का प्रमुख कर्तव्य है कि वह प्रजा की रक्षा करे। प्रजा रक्षण को राज्य का प्रमुख कर्तव्य माना गया है। मनुस्मृति में वस्तुतः यह बताया गया है कि प्रजा की रक्षा करने के लिए ही राज्य की उत्पत्ति हुई थी। प्रजा की रक्षा हेतु ही राज्य की उत्पत्ति हुई थी। मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि व्यक्तियों के जीवन में अराजकता की स्थिति फैल गई थी। व्यक्तियों के जीवन में अराजकता की स्थिति फैल गई थी, जिसके कारण ईश्वर ने राजा अथवा राज्य की सृष्टि की, जिसके कारण राज्य की उत्पत्ति हुई। तो राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण ही प्रजा की रक्षा करना है। तो प्रजा रक्षण राज्य का महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। इस संदर्भ में मनु ने यह भी कहा था कि राज्य में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनसे प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रमुख कर्तव्य है। राज्य में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनसे प्रजा की रक्षा करना राजा या राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। उन्होंने इस कार्य को संपन्न करने के लिए, ये जो कार्य है आपराधिक प्रवृत्तियों के व्यक्तियों से प्रजा की रक्षा करना, इस कार्य को संपन्न करने के लिए राजा को
दंड का अधिकार भी दिया है। राजा को दंड का अधिकार भी दिया है कि यदि कोई गलत कार्य करता है तो राजा उसे दंडित कर सकता है, राजा उसे दंड दे सकता है। और मनु ने यह भी कहा था कि यह दंड ही व्यक्तियों को स्वधर्म पालन करने के लिए प्रेरित करता है। दंड ही व्यक्तियों को स्वधर्म पालन करने के लिए प्रेरित करता है, स्वधर्म पालन करने के लिए प्रेरित करता है। मनु का कहना था कि, मनु ने कहा था कि दंड के माध्यम से, ये दंड की जो शक्ति है इसके माध्यम से शक्तिशाली व्यक्तियों को निर्बल व्यक्तियों पर, शक्तिशाली व्यक्ति जो है उनको निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करने से रोका जा सकता है। निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करने से रोका जा सकता है, उन्हें किसी प्रकार का अत्याचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये दंड की जो बाध्यकारी शक्ति है जो मनु ने राजा को दी है, उसके अनुसार जो शक्तिशाली व्यक्ति है यदि वह निर्बल व्यक्ति पर कोई अत्याचार करते हैं तो इसे रोका जा सकता है। एवं राज्य में, राज्य जो है उसमें अनाचार, व्यभिचार, चोरी, डाका आदि को समाप्त किया जा सकता है। व्यभिचार, अनाचार, चोरी, डाका आदि जो अपराध हैं उनको समाप्त किया जा सकता है। आंतरिक दृष्टि से अपराधियों और समाज कंटकों से प्रजा की रक्षा के साथ ही, आंतरिक दृष्टि से तो मनु ने क्या कहा कि अपराधियों और समाज कंटकों से प्रजा की रक्षा के साथ ही, आंतरिक दृष्टि से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए राजा को, और साथ ही बाह्य आक्रमणों के से प्रजा की रक्षा हेतु भी मनु ने राज्य का महत्वपूर्ण कार्य माना है। आंतरिक दृष्टि से तो प्रजा की रक्षा कर ली, आंतरिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्तियों से, जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति उनसे प्रजा की रक्षा कर ली। अब बाह्य स्थिति क्या है, बाहर से यदि कोई आक्रमण करता है तो उससे भी प्रजा की रक्षा करना राज्य का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कर्तव्य माना गया। राज्य का महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वो बाहर के व्यक्तियों से भी प्रजा की रक्षा करे। भारी आक्रमण अथवा युद्ध की स्थिति में प्रजा को होने वाली हानि, भारी आक्रमण होता है, बाह्य आक्रमण होता है, जहाँ युद्ध की स्थिति हो जाती है, तो उस स्थिति में प्रजा को होने वाली हानि की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए, आशंका को देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए मनु ने शासक को अनिवार्य होने पर ही, यदि अनिवार्य हो तो शासक को अनिवार्य होने पर ही युद्ध करने का परामर्श दिया। बहुत अनिवार्य हो जाए तो ही उसे युद्ध करना चाहिए, अपितु उसे युद्ध नहीं करना चाहिए। मनु ने स्पष्ट किया है कि, मनु ने यह भी स्पष्ट किया था कि युद्ध के आवश्यक होने पर ही शासक तभी युद्ध करे। युद्ध यदि बहुत आवश्यक हो जाए तो शासक तभी युद्ध करे जब प्रजा को उससे न्यूनतम हानि होने की संभावना हो, प्रजा को उससे न्यूनतम हानि होने की संभावना हो, प्रजा को न्यूनतम हानि हो। ये था प्रजा रक्षण। अब आता है प्रजा रंजन या लोक कल्याण। मनुस्मृति में मनु ने प्रजा पालन को, प्रजा के पालन करने को राज्य का महत्वपूर्ण कार्य बताया है। राज्य का महत्वपूर्ण कार्य है कि प्रजा का पालन करे, प्रजा पालन को राज्य का महत्वपूर्ण कार्य बताया है। मनु ने प्रजा के लिए ये कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है कि राजा को लोक कल्याण के कार्य करते रहने चाहिए, राजा को प्रजा के लिए लोक कल्याण के कार्य करते रहने चाहिए। मनु ने शासक को परामर्श दिया है कि, शासक को यह परामर्श दिया है कि समय समय पर प्रजा के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करता रहे। समय समय पर प्रजा के सुख दुख, यदि प्रजा में सुख है दुख है उसकी जानकारी प्राप्त करता रहे, तथा विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की वस्तुओं से प्रजा की पूर्ति, जो प्रजा को चाहिए, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकताओं से प्रजा की पूर्ति भी समय अनुसार करता रहे। राजा का यह कर्तव्य बन जाता है कि वे सुख दुख की जानकारी लेता रहे, और यदि प्रजा को किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उस वस्तु की वो पूर्ति समय समय पर करता रहे। मनु ने यह भी माना था कि समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यकता और पात्रता के अनुसार अनुदान देना राज्य का कर्तव्य है। मनु ने यह भी माना था कि समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न वर्ग हम आगे करेंगे, विभिन्न वर्ग हैं
उनको आवश्यकताओं एवं पात्रता के अनुसार राज्य या राजा को अनुदान देना चाहिए, राज्य को अनुदान देना चाहिए। अब जैसे ब्राह्मण को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र 4 वर्ग बताए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र। तो ब्राह्मण को राजकीय अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए। मनु ने कहा कि ब्राह्मण को राजकीय अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए, राजकीय अनुदान देना चाहिए, ताकि ब्राह्मण अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके। राजकीय अनुदान देना चाहिए ताकि ब्राह्मण अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके। ब्राह्मणों के जीवन निर्वाह की व्यवस्था के लिए, ब्राह्मणों के जीवन निर्वाह की व्यवस्था के लिए राज्य को उत्तरदायी माना गया है। राज्य का ये कर्तव्य है कि ब्राह्मणों के जीवन यापन की समुचित व्यवस्था करे, माना गया है। इसी प्रकार मनु ने यह भी कहा था कि यदि वेद पाठी ब्राह्मण, यदि ऐसा ब्राह्मण जो वेद पाठी है, वेद पाठी ब्राह्मण भूख से दुख पाता है तो राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यदि वेद पाठी ब्राह्मण भूख से दुखी होता है तो वो राज्य समाप्त हो सकता है, वो राज्य समाप्त हो सकता है। मनु के अनुसार वो राज्य समाप्त हो सकता है। मनु के अनुसार धर्मपूर्वक प्रजा का निरंतर पालन करने का राज्य का कर्तव्य है। धर्म के अनुसार प्रजा का निरंतर पालन करना ही राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। राज्य को अपने दायित्वों की पूर्ति समय समय पर करते रहना चाहिए। राज्य या राजा को व्यक्तियों के, प्रजा के लोक कल्याण के कार्यों को समय समय पर पूर्ण करते रहना चाहिए, समय समय पर पूरा करता रहना चाहिए। मनु ने राजा का यह भी कर्तव्य माना था कि जो अप्राप्त धन व भूमि को प्राप्त करे, जो अप्राप्त है उसको प्राप्त नहीं है उसकी वैसे धन और भूमि को प्राप्त करे, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करे। मतलब जो उसके पास नहीं है उसको तो प्राप्त करे, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करे, और हर संभव प्रयास करे कि ऐसी धन व भूमि को सुपात्रों में वितरण कर दिया जाए, ऐसी धन व भूमि को सुपात्रों में वितरण कर दिया जाए। तो 2 प्रकार के कर्तव्य आए हमारे सामने। पहला आया प्रजा रक्षण, प्रजा की रक्षा करना, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति प्रजा की रक्षा के लिए हुई थी। दूसरा प्रजारंजन या लोक कल्याण। राजा का यह प्रमुख दायित्व है कि वह प्रजा के दुखों को दूर करे, समय समय पर उनके सुख दुख की वो लेता रहे, समय समय पर उनके सुख दुख की, जो उनको सुख है या दुख है उसकी जानकारी प्राप्त करता रहे, और हर प्रकार से उनके लोक कल्याणकारी कार्यों को करे, हर प्रकार से प्रजा की लोक कल्याणकारी गतिविधियों को संपन्न करे। ये थे 2। तीसरा आता है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कल करेंगे।